स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दंडों का बंकन, बैंडिंग ऑफ बीम्स। पहले तो हमें ये समझना होगा स्टूडेंट कि बीम क्या होते हैं। बीम देखिए, बीम क्या होती है, एक ऐसी रोड जिसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो बट थिकनेस बहुत ही कम हो, तो उसको हम लोग एक बीम बोल सकते हैं। यानी जिसकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसकी मोटाई बहुत कम हो, जैसे ये है हमारे पास। इसमें क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझें। ये देखिए, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है बट इसका थिकनेस जो है, अभी तो ये थोड़ी थिकनेस ठीक है, लेकिन अगर लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो लेकिन इसका विड्थ बहुत ही कम हो, तब ऐसी बॉडी को हम लोग एक बीम बोलते हैं, एक दंड बोलते हैं। जब आप बीम पर इक्वल यानी एक इस तरफ से भी फोर्स लगाएं ऐसे और इस तरफ भी फोर्स लगाएं, तो ये एक आर्क की शेप ले लेगी, चाप की आकृति ले लेगी। इसको क्या बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ बीम बोलते हैं, दंडों का बंकन बोलते हैं। अब इसको हमें जो जब आप इसको मोड़ते हो आर्क में, यानी ऐसे ऐसे पकड़ के खींचोगे, मोड़ोगे ऐसे दोनों, जैसे कोई रोड है, इसको दोनों साइड से पकड़ के ऐसे खींचना। इससे क्या होता है, जो इसके अंदर बैंड आ जाता है, यानी ये आर्क का शेप ले लेती है, इसको बेंडिंग ऑफ बीम बोलते हैं। अब इससे क्या होगा, इसके अंदर एक बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, बंकन आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये बंकन आघूर्ण की वैल्यू कितनी होती है वो हम आज निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट। समझ में आ रही है आपको बात? किसी बीम के अंदर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। तो पहले हमें कुछ पॉइंट इसके अंदर समझने होंगे। बीम के अंदर पहला पॉइंट हम समझने जा रहे हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट क्या होता है। तो बीम आपको मैंने बता दी, एक ऐसी रोड जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो, उसकी थिकनेस बहुत कम हो। अब रोड में दो स्थितियां हो सकती हैं स्टूडेंट। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, आयताकार यानी रेक्टेंगल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली रोड हो सकती है, जिसकी लंबाई, ये सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या ऐसी रोड भी हो सकती है सिलिंड्रिकल रोड, जिसमें सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे हो सकते हैं, सर्कल हो सकते हैं। इसकी भी लेंथ अपनी थिकनेस से बहुत ज़्यादा है, इस अपने डायमीटर से बहुत ज़्यादा है। तो समझ में आ रहा है आपको? ताकि ऐसी रोड जिसकी लेंथ अपनी थिकनेस या अपने डायमीटर से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें दो तरीके के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हो सकते हैं, या तो वो रेक्टेंगल होंगे या वो सर्कल हो सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट या अनुदैर्ध्य तंतु क्या होता है, बीम के अंदर ये वर्ड हमें समझना है। लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट किसको बोलते हैं? देखो, जब आप किसी बीम की बात कर रहे हो, तो पहले मैं आपको बीम दिखा दूं किस तरीके से वो दिखता है। जैसे ये है हमारे पास, ये एक बीम है। अब मैं इस बीम को आपको कैसे दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ऐसे ये पार्ट इधर है, ये ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, क्लियर हो रही है? ये एक बीम है। अब इस बीम को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लार्ज नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट से मिलकर, लार्ज नंबर ऑफ लेयर से मिलकर बना मान सकते हैं। ये देखो, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होगी ऐसे, बिल्कुल सबसे ऊपर वाली लेयर। फिर उसके बाद उससे नीचे की लेयर होगी, फिर उसके बाद उससे ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर होगी। इस तरीके से ये लार्ज नंबर ऑफ लेयर से मिलकर, मतलब लेयर मतलब समझ में आ रही है आपको? ये देखो, ये डस्टर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा ऐसे इधर भी जाएगा, फिर इधर भी आएगा, फिर इधर भी जाएगा, तो पूरी ये एक लेयर है। तो समझ में आ रहा है, ये पार्ट पूरा एक लेयर है। इसको एक परत बोलते हैं, एक लेयर बोलते हैं। तो ये एक बीम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ लेयर से मिलकर बनी मान सकते हैं हम लोग। हाँ जी स्टूडेंट, आप देखिए इसको ध्यान से, ये लार्ज नंबर ऑफ लेयर से मिलकर बनी हुई है। अब आपको मैंने ये इस कलर में एक लेयर दिखाई है, इस लेयर को बोलते हैं स्टूडेंट न्यूट्रल लेयर। ठीक है, अभी आपको समझ में, न्यूट्रल लेयर में आगे बताता हूँ। पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है कि एक बीम को हम लार्ज नंबर ऑफ लेयर से मिलकर बना मान सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक लेयर निकाल के समझाता हूँ कि एक लेयर किस तरीके से हमें दिखेगी।
अब मैंने इस बीम की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसकी एक लेयर मैंने आपको निकाल के दिखाई है। अब इस लेयर को स्टूडेंट आप लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट से मिलकर बना मान सकते हैं। फिलामेंट कैसे निकलेगा? ऐसे, ये देखो, ये इतना पार्ट बाहर से निकाल लो, ये एक फिलामेंट है, ये नेक्स्ट फिलामेंट बाहर निकल जाएगा, ये पूरा पार्ट, ये इस तरीके से नेक्स्ट फिलामेंट, फिर नेक्स्ट फिलामेंट, फिर नेक्स्ट, ये तंतु हैं फिलामेंट से। इस तरीके से अब आप इस बीम को लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट, ये जैसे आप ये लेयर अलग करोगे, ये पार्ट, अब मैं सबसे ऊपर वाला लेयर ये बता रहा हूँ, तो ये जो पार्ट निकलेगा बाहर से, ये जो पार्ट निकलेगा सबसे ऊपर, यानी यहाँ से लेकर ऐसे, ये वाला पार्ट छोटा सा, ठीक है। तो ये एक क्या काम करेगा? फिलामेंट। इसी फिलामेंट्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट, अनुदैर्ध्य तंतु बोलते हैं इसको। क्लियर हो रही है स्टूडेंट बात आपको? इसको लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट या अनुदैर्ध्य तंतु, क्योंकि ये लंबाई के अनुदिश है, लेंथ के अलोंग है। तो ऐसे फिलामेंट जो लेंथ के अलोंग होते हैं, एक लेयर लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट से बनी होती है, उन फिलामेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। तो आपको समझ में आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो इसको समझ लीजिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट या अनुदैर्ध्य तंतु। दूसरी हम लोग समझते हैं स्टूडेंट न्यूट्रल लेयर, उदासीन परत। देखिए स्टूडेंट, जब आप इस बीम पर, यानी इस तरीके से ये बीम है, इसके ऊपर ऐसे पकड़ के मोड़ना है, आर्क में शेप देना है। जब आप इस बीम के दोनों एंड पर इक्वल और अपोजिट, अपोजिट इसलिए क्योंकि एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्स है। तो आप इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, जिससे ये बीम आर्क की शेप ले लेगी, ठीक है। अब आर्क की शेप लेगी तो क्या होगा? जो इसकी अपर लेयर होंगी, ध्यान से समझिए, जो ये अपर लेयर है स्टूडेंट, अब देखो ये बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी है। ये सबसे ऊपर की लेयर होगी, फिर उससे नीचे लेयर, फिर उससे नीचे लेयर, फिर उससे नीचे लेयर, ये सबसे नीचे की लेयर होगी। अब जो ऊपर वाली लेयर होगी वो तो ऐसे देखो आर्क की शेप में आ रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे शेप में आ रही है। तो जो ऊपर की लेयर होंगी वो खिंचेंगी, स्ट्रेच होंगी, यानी वो स्ट्रेच होंगी, नीचे आएंगी। लेकिन जो नीचे वाली लेयर है वो तो ऐसे आ रही है, तो वो कंप्रेस हो रही है। तो ध्यान से समझिए, जब आप इस बीम पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो जो अपर लेयर है वो तो स्ट्रेच होंगी और जो लोअर लेयर है वो कंप्रेस होंगी। अब अपर लेयर स्ट्रेच होंगी तो ये अपर लेयर के फिलामेंट थे, वो फिलामेंट नीचे आएगा, वो अनुदैर्ध्य तंतु जो है वो नीचे आएगा। जैसे आप फोर्स लगाओगे, यहाँ जो फिलामेंट है ये फिलामेंट नीचे आने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम किसी बीम पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो अपर लेयर स्ट्रेच होती हैं, लोअर लेयर कंप्रेस होती हैं। इन सब के बीच में एक लेयर ऐसी होती है जो ना तो कंप्रेस होती है ना स्ट्रेच होती है। ऐसा क्यों होना चाहिए स्टूडेंट? क्योंकि नीचे कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, ऊपर स्ट्रेच हो रहा है, यानी तनन हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर एक साइड में वैल्यू बढ़ रही है तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो तो होएगा ना, तभी तो वैल्यू घटनी स्टार्ट, यानी कंप्रेस होनी स्टार्ट होएंगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रेच कौन सी होगी? जो सबसे ऊपर होएगी। सबसे ज़्यादा कंप्रेस कौन सी होगी? जो सबसे नीचे होगी, ठीक है। तो इसका मतलब बीच में कहीं जीरो तो होना चाहिए, तभी ऐसी स्थिति आ सकती है। वे सारे प्लस हों, जीरो आई ना तो माइनस कैसे आ जाएगा, कंप्रेस कैसे आ जाएगा? तो इसका मतलब इन सबके बीच में एक लेयर ऐसी होनी चाहिए जो ना तो स्ट्रेच होनी चाहिए ना कंप्रेस होनी चाहिए। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लेयर। मैं एक बार और बताता हूँ, जब आप किसी बीम पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो इन सब लेयर के बीच में ऊपर अपर लेयर स्ट्रेच होएंगी, लोअर लेयर कंप्रेस होएंगी, अपर लेयर में तनन आएगा, नीचे वाली में संपीड़न आएगा। इन सब के बीच में एक लेयर ऐसी होगी, एक परत ऐसी होगी जिसमें ना तो वो स्ट्रेच होएगी, ना ही कंप्रेस होएगी, ना उसमें तनन होगा, ना संपीड़न होगा। उस लेयर को हम लोग न्यूट्रल लेयर बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बीच बीच में ये बिल्कुल दिखा रहा हूँ, ये लेयर कैसी लेयर है? न्यूट्रल लेयर है, उदासीन परत है।
क्लियर हो रहा है बात आपको? अच्छा, अब हमें इस टॉपिक में क्या फाइंड करना है? अब हम लोग समझने जा रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, बंकन आघूर्ण, जो इसमें पूछा जाता है। बेंडिंग मोमेंट या बंकन आघूर्ण। अब आप बात ध्यान से समझे स्टूडेंट। जब आप इस बीम पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो अपर लेयर स्ट्रेच होंगी, इसका मतलब उनके फिलामेंट नीचे आएंगे ऐसे। अब फिलामेंट जब नीचे आएगा तो आपको पता है इलास्टिसिटी तो है ही, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है तो इसमें प्रत्यास्थता तो पाई जाएगी। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या लगने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रत्यानयन बल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात। देखो ध्यान से, ये बीम ऐसे दिखाई है, मैंने आपको रफली बना रहा हूँ एक बार। ये बीम आने आपको ऐसे दिखाई है। इसका जो ये सबसे ऊपर की लेयर होगी, ये वाली, ये सबसे ऊपर की लेयर है। अब इसका जो ये फिलामेंट है ये ऐसे होगा, ये स्ट्रेच हो रहा है, ये फिलामेंट है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट इतना सा, ये स्ट्रेच होके नीचे आएगा। तो इस पे अंदर की ओर लगेगा, यानी इनवार्ड लगेगा फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसके इस एरिया पर लगेगा। कौन से एरिया पे? ये बीम का, पूरी बीम का एरिया है। जो सबसे ऊपर का फिलामेंट होएगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना सा होएगा, इस पे अंदर की ओर फोर्स लगेगा। समझ में आई बात आपको? अच्छा, जो सबसे नीचे की लेयर होगी उस पे क्या होगा? जो सबसे नीचे की लेयर वो तो कंप्रेस हो रही थी, तो वो उस पे बाहर की ओर फोर्स लगेगा। कितना? उतना ही जितना सबसे ऊपर वाली लेयर, क्योंकि सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होएगी, तो उसके एरिया पर, यानी यहाँ पर अंदर की ओर फोर्स लगेगा। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके इस एरिया पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा। ये फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो जब भी कोई फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टॉर्क बनाते हैं, आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। यानी आघूर्ण उत्पन्न करने का मतलब हमने बॉडी को आर्क में मोड़ा तो क्या होगा? ध्यान से समझो, एक बार और समझो। हम जैसे ही आर्क में मोड़ेंगे, यहाँ से तो ये स्ट्रेच होगी, तो उस पे अंदर फोर्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ से ये कंप्रेस हो रही है, इस पे बाहर फोर्स लगेंगे, तो ये बॉडी को ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश कर रहा है। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है कि जब भी आप किसी बीम पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर जो प्रत्यानयन बल होते हैं, यानी रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं, वो एक बल युग्म बना लेते हैं, यानी एक कपल बना लेते हैं, जिससे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। उसी मूवमेंट को, यानी रिस्टोरिंग कपल के द्वारा, यानी प्रत्यानयन बल युग्मों के द्वारा जो आघूर्ण उत्पन्न होगा, इसमें जो रोटेशन आएगी ये ऐसे घूमेगी, इस यानी ये सीधा होने की, अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी। उसी मूवमेंट को, उसी आघूर्ण को बंकन आघूर्ण बोलते हैं। बस ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा बात, ठीक है? एक बार इसको रिपीट करके सुनिएगा वापस, फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। मूवमेंट produced by restoring couple is called bending movement। अब आप पूछेंगे सर क्या सिर्फ अपर वाली लेयर में ऐसा होगा क्या? नहीं, सभी लेयर में। अब अपर वाली जो सबसे ऊपर की लेयर थी उससे नीचे की लेयर, इस पे भी तो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स थोड़ा कम लगेगा। कम रिस्टोरिंग फोर्स क्यों होगा? क्योंकि ये कम स्ट्रेच हुई है, कम स्ट्रेच हुई है तो अंदर जो फोर्स लगेगा वो भी कम होगा। तो ऐसे ही जो सबसे नीचे वाली लेयर है उससे ऊपर वाली लेयर जो होगी उस पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये फोर्स होगा वो भी कम होगा, यानी ये फोर्स इक्वल और अपोजिट फिर हो जाएंगे। तो फिर ये क्या बनाएंगे? मूवमेंट बनाएंगे। तो सबका जोड़ोगे, ऐसे सभी लेयर पे जो एक न्यूट्रल लेयर से, यानी ध्यान रखना, उदासीन परत से जितनी ऊपर की लेयर है वो स्ट्रेच हो रही होंगी, और न्यूट्रल लेयर से जितनी नीचे की लेयर है वो कंप्रेस हो रही होंगी। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होगी, तो उस पर सबसे ज़्यादा अंदर फोर्स लगेगा। जो सबसे नीचे की लेयर होगी वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगी, वो सबसे ज़्यादा आउटवर्ड फोर्स लगेगा। तो अब हमें बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू निकालनी होगी। मैं दोबारा यहाँ एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये बीम का ये पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अब इस पार्ट पे ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, देखो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो जैसे ये फिलामेंट नीचे आएगा इस पे अंदर फोर्स लगेगा, ऐसे जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी इस फिलामेंट पे बाहर फोर्स लगेगा, तो ये एक कपल बनाएंगे। अब ये रोटेशन किसके रिस्पेक्ट, क्योंकि ये तो घूम, इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, ये न्यूट्रल लेयर है, तो ये न्यूट्रल लेयर के सापेक्ष मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, घूर्णन जो उत्पन्न हो रहा है वो न्यूट्रल लेयर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप किसी भी एक फोर्स को ले लो, किसी भी एक फोर्स की वैल्यू निकाल लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बन जाएगी, ये वाली, इससे अगर आप गुना कर दोगे यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूट्रल लेयर से लेनी होगी क्योंकि रोटेशन न्यूट्रल लेयर के रिस्पेक्ट में आ रही है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास टॉर्क आ जाएगा या बल आघूर्ण आ जाएगा या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए बात। इसी तरीके से बाकी लेयर के लिए भी निकालना होगा, सबको ऐड कर दोगे तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, पूरी बीम का बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए, तो हम इस बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए अब हम लोग ये मान रहे हैं कि हमने एक बीम ले चुके हैं और इस बीम पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा चुके हैं। तो अब इक्वल और फोर्स लगाने के बाद की स्थिति क्या होगी, आपको बीम कैसे दिखेगी वो दिखा रहा हूं आपको। स्टूडेंट, ये बीम है, जब फोर्स लग गया है, अब आप पूछेंगे सर ये क्या बना है, देखो मैंने अब आपको ये वाला साइड दिखा रहा हूं, ये वाला साइड इधर है बीम का, ऐसे फोर्स लगा है तो ये आर्क की शेप ले लेगा, ठीक है, तो ये दिखाया है मैंने आपको। अच्छा, मैं इसको लिख देता हूं ABCD। अब इनके बीच में, बिल्कुल बीच में कौन सी लेयर होगी, न्यूट्रल लेयर, उदासीन परत। समझ में आ गया, ये उदासीन परत है, इसको NN डैश लिख देता हूं, न्यूट्रल लेयर NN डैश। अच्छा, अब मैं इससे एक ऊपर लेयर ले रहा हूं यहां, ठीक है, इस लेयर को मैं KL बोल देता हूं। हाँ जी, अब ये लेयर कैसी है, KL है। अब आपको पता है इसके नीचे भी एक लेयर होगी, बिल्कुल जितनी, मान लो ये Z डिस्टेंस है न्यूट्रल से, न्यूट्रल लेयर से Z डिस्टेंस पे है, ऐसे ही उदासीन परत से नीचे भी Z डिस्टेंस पे एक लेयर होगी। जितना ऊपर वाली लेयर में स्ट्रेच आ रहा होगा उतनी उस लेयर में कंप्रेशन भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ एक ही लेयर कंसीडर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग फोर्स निकाल लेंगे इसके ऊपर अंदर की ओर कितना बल लगा, सुनिए ध्यान से, हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो अंदर की ओर कितना फोर्स लगा, क्योंकि आपको पता है कि जो रिस्टोरिंग कपल के द्वारा मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, तो अंदर कितना बल लगा इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जेड ही बन जाएगी न्यूट्रल लेयर से, अंदर कितना फोर्स लगा इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। चाहे आप नीचे वाली लेयर को लिखो, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए कि नीचे वाली लेयर और ये उस ऊपर वाली लेयर के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस पे अंदर लगेगा, इस पे बाहर लगेगा, वो यानी इस पे अंदर की ओर फोर्स लगेगा, ऐसे यहां एक लेयर होगी, इस पे बाहर लगेगा, ये दोनों मिलके टॉर्क बनाएंगे, ठीक है। अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दोगे, आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि इसमें कर्वेचर आ रही है, तो कर्वेचर की वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने R मान लेते हैं। जो न्यूट्रल लेयर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप R मान लीजिए। अब आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, Z, तो ये R प्लस जेड हो जाएगी KL लेयर के लिए। अब आप पूछेंगे सर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर R क्यों मानी, क्योंकि इसमें तो आपको पता है न्यूट्रल लेयर में तो कोई चेंज आता ही नहीं, तो फिर इसमें कर्वेचर क्यों आ रही है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ बात। ये एंगल मान लो थीटा है। अब ये मैंने समझाने के लिए थोड़ी सी बड़ी बनाई है और समझाने के लिए आपको पूरी कर्वेचर दिखाई है इसमें। देखो अब मैं आपसे पूछता हूँ वैल्यू ऑफ लेंथ NN डैश बिफोर अप्लाइंग फोर्स।
बल लगाने से पहले, फोर्स लगाने से पहले एन एन डैश की वैल्यू कितनी है? देखो ध्यान से, एन एन डैश की वैल्यू कितनी होगी? चलो बल लगाने के बाद देखते हैं पहले, यानी जब हमने फोर्स लगा दिया तब तो हम इसको आर बोल रहे हैं, इसको थीटा, ये आर्क बन गया। तो आपको पता है आर्क इज इक्वल टू, यानी एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क कितना, एन एन डैश, रेडियस कितनी आप बोल रहे हो आर, तो एन एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर थीटा। ये फोर्स लगाने के बाद में है। अब आपको पता है स्टूडेंट, फोर्स लगाने के बाद में आप आर थीटा बोल रहे हो, आर थीटा है तो एक लंबाई ही, एक लेंथ ही, तो ये मान लो 10 मीटर है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब फोर्स लगाने से पहले हो सकता है ये 9.9 हो, तो यानी जब आप फोर्स लगाने के बाद अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मान भी लोगे और आर का थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर भी दोगे, तो जो लेंथ आएगी वो पहले वाली लेंथ से कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगी। समझ के बाद, अगर आप इसकी आर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान के कर भी रहे हो तो इसमें ये कर्वेचर इतना ज़्यादा नहीं है कि इसकी लंबाई में कोई चेंज आया है, ये बहुत ही स्मॉल है, तो ये ध्यान रखना है। आर थीटा, ये अप्लाइंग फोर्स के बाद अगर आप आर थीटा बोल रहे हो तो बिफोर वो भी कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली आर थीटा ही होगी, यानी इसमें कोई चेंज थोड़ी होगा। तो अगर आप फोर्स लगाने के बाद कह रहे हो थोड़ा बहुत चेंज आया है तो उसको आर थीटा बोल रहे हो, तो फोर्स लगाने से पहले भी वो लगभग लगभग आर थीटा ही होगी, यानी उसको भी आर थीटा ही मान सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स लगाने के बाद के एल की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ के एल बिफोर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है भाई। जब बल नहीं लगाया है तब के एल की वैल्यू कितनी है, फोर्स नहीं लगाया तो जितनी एन एन डैश होगी, भाई सारी लेंथ तो सेम ही है भाई, इसकी एन एन आप आर थीटा बोल रहे हो, लगभग आर थीटा बोल रहे हो, तो के एल की वैल्यू बिफोर फोर्स तो फिर कितनी होगी, आर थीटा ही होगी। जब फोर्स लगा दिया तब के एल, देखो के एल तो स्ट्रेच हो जाएगी, फोर्स लगा दिया तो स्ट्रेच होने का मतलब अब उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी बन गई, आर प्लस जेड बन गई, और एंगल तो थीटा ही है। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स कितना आ जाएगा, बल लगाने के पश्चात आर प्लस जेड इंटू थीटा, ये के एल की लंबाई आएगी। देन चेंज इन लेंथ ऑफ के एल, चेंज इन लेंथ ऑफ के एल की लंबाई में परिवर्तन कितना हो जाएगा, आर प्लस जेड इंटू थीटा, पहले वाली कितनी थी, आर थीटा, सब्सट्रैक्ट कर दो जेड थीटा। तो इसका मतलब इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रही है क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसमें कितनी आ जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ है जेड थीटा, ओरिजिनल लेंथ थी आर थीटा, तो जेड बाई आर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। अब अनुदैर्ध्य विकृति आ गई। अब आपको पता है इस बीम की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हमें पता होगी, तो आप यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाइए, यंग मॉडुलस ऑफ, अभी समझ में आ जाएगा आपको, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इज इक्वल टू होता है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, देखो ध्यान से, आपने फोर्स तो ऐसे लगाया था बट ये लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट स्ट्रेच होने की वजह से, ये फिलामेंट स्ट्रेच होने की वजह से इस पे अंदर लगने लग गया फोर्स, यानी ये जो एरिया होगा, इस एरिया का जो ये इतना सा पार्ट है, इतना सा एरिया, इस पे अंदर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स बटे में एरिया, इसका खुद का एरिया ही आएगा, ये ध्यान रखना, जो के एल लेयर है ना उसका एरिया आएगा, इस पे फोर्स लगा है अंदर, तो रिस्टोरिंग फोर्स बटे में उसका खुद का एरिया जिस पे फोर्स लगा है वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, अभिलंब प्रतिबल होगा, बटे में अनुदैर्ध्य विकृति, उस के एल में अनुदैर्ध्य विकृति कितनी आ रही, फोर्स तो लग रहा था बट उसकी अनुदैर्ध्य विकृति कितनी आ रही है, चेंज इन लेंथ अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ जाएगा, अभिलंब प्रतिबल की वैल्यू निकालना चाहो तो कितनी आएगी, ये y इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है y इंटू जेड बाई आर,
तो ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ चुकी है, अभिलंब प्रतिबल का मान आ चुका है। हाँ जी स्टूडेंट, अब आपको नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू तो पता होती है, अभिलंब प्रतिबल का मान कितना होता है? फोर्स कौन सा? स्टोरिंग फोर्स, क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बटे में एरिया। अब फोर्स कौन सा होगा ये भाई? नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, देखो ध्यान से। अब मैं आप लोगों को जिस बीम पे हमने इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया था उसका ये पार्ट दिखा रहा हूँ अब आपको, ये वाला, समझ आ रही है बात? अब देखो ये वाला पार्ट है वो, ये न्यूट्रल लेयर का एरिया आएगा, यहाँ बीचों बीच न्यूट्रल लेयर होगी इस साइड में, और यहाँ कौन सा एरिया आएगा? के लेयर का। तो मैं फिर इसको, हाँ जी समझ में आ रहा है, ये के लेयर का है, इस पे अंदर फोर्स लगा है और ये जेड डिस्टेंस है और ये न्यूट्रल लेयर है, इसके अराउंड में टॉर्क पड़ी, क्योंकि ऐसी लेयर नीचे भी होगी, उस पर बाहर लगेगा, इस पे अंदर लगेगा। तो इस एरिया पे, इस एरिया को मैं डी ए बोल देता हूँ। कितना बोल रहा हूँ? डी ए बोल रहा हूँ। तो बताइए नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू तो हमने निकाल ली, वाई जेड बटे में आर, और फोर्स बटे में एरिया, एरिया कितना? डी ए। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हमने निकाल लिया, रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल, इसकी वैल्यू आ गई वाई जेड बटे में आर इंटू डी ए। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया अंदर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? टॉर्क। देन टॉर्क ड्यू टू लेयर केएल, केएल के कारण जो बला घूर्ण है, बंकन आघूर्ण है, बेंडिंग मूवमेंट है, टॉर्क लिख दो या बेंडिंग मूवमेंट लिख दो। रिस्टोरिंग फोर्स अंदर लग रहा है वाई जेड बटे में आर इंटू डी ए, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो जेड ही है, तो वाई जेड स्क्वायर बटे में आर इंटू डी ए आ गया। ये तो जैसे के लेयर और ऐसे इतनी ही जेड दूरी पर जो दूसरी लेयर है उसके कारण बेंडिंग मूवमेंट आया है। इसी तरीके से बहुत सारी लेयर बनेंगे, सबके कारण आएगा बेंडिंग मूवमेंट। तो टोटल बेंडिंग मूवमेंट ऑफ बीम, टोटल बेंडिंग मूवमेंट ऑफ बीम, दंड का कुल बंकन आघूर्ण सबको जोड़ देंगे, समीशन वाई जेड स्क्वायर बटे में आर इंटू में डी ए। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? टोटल बेंडिंग मोमेंट, यानी समीशन लगा दो। अब स्टूडेंट बात ध्यान से समझो, वाई क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये वायर का कांस्टेंट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट होगी। बदलेगा क्या? जैसे जैसे ऊपर चलोगे जेड बदल सकता है, आप लेयर को मोटी या पतली ले सकते हो तो एरिया बदल सकता है। तो इस पूरी टर्म पे समीशन रहेगा। इस टर्म को क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इसको हम लोग बोलते हैं वाई बटे में आर आई जी। अब यहाँ पे आपको बात समझनी होगी, व्हाट इज आई जी? आई जी इज जियोमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए बोल रहा हूँ, जेड क्या है? डिस्टेंस, आर है मतलब दूरी है, ये डिस्टेंस है। अब आपको पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आता है? एम आर स्क्वायर। तो उसमें मतलब मास से रिलेटेड है वो, एम आर स्क्वायर। आर क्या होती है? डिस्टेंस। यहाँ जेड भी डिस्टेंस है, अब मास की जगह बस एरिया आ रहा है। तो ये उसी तरीके की एनालॉजी रखता है, यानी जो जड़त्व आघूर्ण वाला फॉर्मूला है उसी तरीके का ये फॉर्मूला है। इसी वजह से इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नाम बोल के ज्योमेट्रिकल से बोल दिया, क्योंकि एरिया किससे रिलेटेड होता है? ज्योमेट्री से। लेकिन एम की जगह एरिया आ रहा है तो इसलिए इसका नाम ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये अगर हमारे पास रोड अलग अलग हो, जैसे अगर सिलिंड्रिकल रोड हो, ठीक है, केस फर्स्ट लिख सकते हैं, ये ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ गया। इफ रोड इज सिलिंड्रिकल या बीम इज सिलिंड्रिकल, यदि दंड जो है वो हमारे पास एक बेलनाकार हो, तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल होंगे। देन बेंडिंग, जो आई जी की वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं करके बता रहा हूँ,
आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये याद रखनी है, एक बार आपको प्रूफ नहीं करना है। आई जी इज इक्वल टू पाई आर स्क्र, आर की पावर 4/4 होता है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे हो, सर्कल हो, और के सेकेंड व्हेन बीम इज रेक्टेंगुलर, beam has rectangle area of cross section। यदि दंड के आयताकार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हो तब क्या आएगा, आई जी हमारे पास आएगा पाई की जगह BD³/12 आएगा। BD³/12। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर होगी बात आपको, BD³/12 आ जाएगा। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।